हाँ, तो अभी हम लोग देख रहे थे कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ डी। तो यहाँ से हम लोग ये देख पाए कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ every components in a chemical reaction is always equal। तो इसी को हम लोग इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड द लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। दिस इज कॉल्ड द लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस और इक्विवेलेंट। तो इसलिए अगर हम लोग इस लॉ को अगर लिखने जाएं तो इसको हम लोग ऐसे बोलते हैं कि द लॉ स्टेट्स दैट, द लॉ स्टेट्स that the gram equivalent of each component in a chemical reaction is equal to each other, This is the law of equivalence. The law states that the gram equivalent of each component in a chemical reaction is equal to each other। जैसे हम लोग यहाँ पे देख पाए कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बी इज इक्वल टू नंबर ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ डी। इट वाज इन द प्रीवियस केमिकल रिएक्शन ए प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी का प्रोडक्ट में हम लोग इसको देख। अब हम लोग मेन अपना इम्पोर्टेंट कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन, स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन, जो जिनके ऊपर प्रॉब्लम बेस्ड है उसको हम लोग बोल रहे हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे नाम लिख दिए स्टोइकियोमेट्रिक प्रॉब्लम्स। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे स्टोइकियोमेट्रिक प्रॉब्लम्स को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये स्टोइकियोमेट्रिक प्रॉब्लम जितने भी होते हैं, जितने भी स्टोइकियोमेट्रिक प्रॉब्लम्स हैं, उनको हम दो तरह से सॉल्व करने का आप लोगों को तरीका बताएंगे। एक तरीका क्या होगा, यानी एक जो प्रॉब्लम सिंपल प्रॉब्लम्स, हम यहाँ पे प्रॉब्लम्स को दो पार्ट में डिवाइड कर दिए, सिंपल प्रॉब्लम्स और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। सिंपल प्रॉब्लम्स हम लोग किसको बोल रहे हैं, वो प्रॉब्लम जिनको हम लोग आसानी से बैलेंस कर सकते हैं, उस केमिकल रिएक्शंस को क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग उसको नाम दे दिए सिंपल प्रॉब्लम। और जो केमिकल रिएक्शन डिफिकल्ट होगा टू बी बैलेंस्ड, डिफिकल्टीज टू बी बैलेंस, ऐसा केमिकल रिएक्शन जिनको बैलेंस करने के लिए हम लोग को डिफिकल्टीज होगा, हम लोग आसानी से उसको बैलेंस नहीं कर पाएंगे, इसलिए वैसे प्रॉब्लम को हम नाम दे दिए कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। तो वैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम जो आपको तरीका बताने जा रहे हैं, ये तरीका के जरिए, इस मेथड के जरिए, बाय अप्लाइंग दिस टू मेथड्स you no need to be balance the chemical equation। यानी एक केमिकल इक्वेशंस का मास वॉल्यूम एंड वॉल्यूम कैलकुलेशन के लिए, स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन के लिए, उनके मास और वॉल्यूम के कैलकुलेशन के लिए आपको केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करने का जरूरत नहीं है। ये मेथड अप्लाई करके प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन, POAC, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन और लॉ ऑफ इक्विवेलेंस के जरिए जब आप केमिकल रिएक्शंस का प्रॉब्लम को आप जब सॉल्व करिएगा, तो वैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आपको केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का कोई जरूरत नहीं है, अगर ये और ये मेथड लगाएंगे। लेकिन जब आप अगर क्या होगा कि मोल कंसेप्ट का मेथड आप लगा रहे हैं, मोल कंसेप्ट का मेथड यानी मोलर रेशियो के जरिए अगर आप सॉल्व कर रहे हैं प्रॉब्लम को, तो वहां पे प्रॉब्लम के लिए, उसको सॉल्व करने के लिए जो केमिकल रिएक्शन होगा, जो केमिकल इक्वेशन बनेगा, उस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना हम लोग को जरूरी है। तो इसके लिए मोलर रेशियो के जरिए सॉल्व करने के लिए और मोल कंसेप्ट को सॉल्व करके जरिए हम लोग को इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए वी मस्ट हैव टू बी बैलेंस द केमिकल रिएक्शन। हमारा जो केमिकल रिएक्शन होगा, जो केमिकल इक्वेशन बनेगा, उसको बैलेंस करना जरूरी है। उस इक्वेशन को हम लोग बैलेंस करके तभी हम लोग आगे उसका प्रोसेस को हम लोग कंटिन्यू कर पाएंगे। देखिए, तो अभी हम आपको दो तरह से का प्रॉब्लम हम बताएं कि स्टोइकियोमेट्रिक प्रॉब्लम दो तरह का होगा। एक सिंपलर होगा जो आसानी से हम लोग बैलेंस कर पाएंगे, एक जो होगा वो कॉम्प्लेक्स होगा जिसको हम लोग बैलेंस करने में हम लोग को परेशानी होगा, टाइम कंज्यूमिंग होगा बैलेंस करना। इसलिए वहां पे हम लोग क्या करेंगे कि जो मेथड है वो उसको लगा लेंगे जहां पे हम लोग को केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, बिना बैलेंस किए हम लोग उसका कैलकुलेशन कर पाएंगे।
तो अभी हम सबसे पहले जो डिस्कस करने जा रहे हैं आप लोग को कि सिंपलर प्रॉब्लम, जहां पे हम लोग क्या करेंगे कि प्रॉब्लम को बैलेंस कर सकते हैं आसानी से, वैसे वाले में हमेशा हम लोग क्या करेंगे, मोल कंसेप्ट और मोलर रेशियो का कंसेप्ट लगा लेंगे या स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट के जरिए हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस प्रॉब्लम को भी हम लोग उस मेथड के जरिए सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये क्या है कि आसानी से बैलेंस हो जाएगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे ये मेथड को भी हम लोग यूज कर लेंगे। तो इसको हम सबसे पहले ये KClO3 व्हेन डिसोसिएटेड देन इट गिव्स KCl प्लस ऑक्सीजन, सबसे पहला काम किया हम इसको बैलेंस कर दिए। 2 मोल ऑफ, यहाँ पे हम क्या किए, ये 2 KClO3 लिए, 2 KCl लिए और 3 O2 लिए। ये इसको हम लोग बोलते हैं स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट। दिस 2 इज द स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ KClO3 एंड दिस 2 इज द stoichiometric coefficient of KCl and this 3 is the stoichiometric coefficient of oxygen। तो ये सारे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो होते हैं, जितने भी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, ये सिर्फ मोलर रेशियो को रिप्रेजेंट करते हैं, ये मास रेशियो को कभी नहीं बताते। यानी ये वैल्यू जो है सिर्फ मोलर रेशियो को रिप्रेजेंट करेंगे, कभी मास वैल्यू को नहीं, मास रेशियो को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, मास वैल्यू को रिप्रेजेंट नहीं करते। इसलिए इनका अगर हम लोग मोलर रेशियो देखें, तीनों का मोलर रेशियो अगर हम देखें तो मोलर रेशियो ऑफ KClO3 इज टू KCl इज टू O2, इन तीनों का मोलर रेशियो क्या हो जाएगा, 2:3 यानी 2:2:3। अब इनका एन फैक्टर अगर हम लोग KClO3 और KCl का एन फैक्टर देखें तो यहाँ पे KClO3 और KCl का मोलर रेशियो 2:2 था, तो इनका एन फैक्टर भी क्या होगा, ये वाला इसके लिए आ जाएगा और ये वाला इसके लिए आ जाएगा, 2:2 ही होगा। लेकिन एन फैक्टर रेशियो ऑफ KClO3 और ऑक्सीजन का बात करें हम लोग तो यहाँ पे KClO3 का एन फैक्टर कितना था भाई, 2 था, ऑक्सीजन का एन फैक्टर कितना था, 3 था। तो जो ऑक्सीजन का एन फैक्टर हो, जो सॉरी यहाँ पे मोलर रेशियो का बात हो रहा है, तो मोलर रेशियो ऑफ KClO3 कितना था, 2 था, मोलर रेशियो ऑफ ऑक्सीजन कितना था, 3 था। तो अब एन फैक्टर जब हम लोग करेंगे तो KClO3 का जो एन फैक्टर होगा वो क्या हो जाएगा, जो KClO3 का एन फैक्टर होगा वो हो जाएगा 3, जो KClO का एन फैक्टर होगा वो हो जाएगा 3 और जो ऑक्सीजन का एन फैक्टर होगा वो हो जाएगा 2। ठीक है, जो यानी ये KClO3 का जो मोलर रेशियो था वो किसका, ऑक्सीजन का एन फैक्टर हो जाएगा, और जो ऑक्सीजन का एन फैक्टर मोलर रेशियो था वो KClO3 का एन फैक्टर हो जाएगा। तो और हम लोग को पता है कि अब हम लोग कैलकुलेशन करने जाए तो अकॉर्डिंग टू द ये एन फैक्टर इनटू मोल ऑफ KClO3, ये क्या है, इक्विवेलेंट। हम लोग अभी हम फॉर्मूला आप लोग को बताए थे क्या, कि यानी एन फैक्टर इनटू मोल, एन फैक्टर इनटू मोल, दिस इज इक्वल्स टू क्या मिला था हम लोग को, इक्विवेलेंट और ग्राम इक्विवेलेंट, और लॉ ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस हम लोग को क्या बोला था कि ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 2 इज इक्वल्स टू 3 इज इक्वल्स टू 4। तो ये हो गया एन फैक्टर इनटू मोल ऑफ KClO3, मतलब ये पूरा का पूरा पार्ट क्या हो गया, इक्विवेलेंट ऑफ या ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ KClO3 इज इक्वल्स टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ KCl, यानी एन फैक्टर इनटू मोल ऑफ KClO3 इज इक्वल्स टू एन फैक्टर इनटू मोल ऑफ KCl। हम लोग आराम से इजीली लिख सकते हैं क्योंकि लॉ ऑफ इक्विवेलेंस के हिसाब से ये क्या था, ये नंबर ऑफ इक्विवेलेंट हुआ, ये भी नंबर ऑफ इक्विवेलेंट हो गया, इसीलिए हम लोग इसको लिख सकते हैं ऐसे। तो अभी हम आप लोगों को दिखाते हैं कि नंबर एन फैक्टर इनटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KClO3 इज इक्वल्स टू एन फैक्टर इनटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KCl। ठीक है, तो ये एन फैक्टर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KCl, मतलब एन फैक्टर ऑफ KClO3 कितना निकाले हम लोग, 2, एन फैक्टर ऑफ KCl कितना निकाले हम लोग, 2 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KCl, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KClO3, 2 कैंसिल्ड हो जाएगा, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KClO3 इज इक्वल टू क्या बचेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KCl। और दूसरे केस में ऑक्सीजन का अगर हम लोग कैलकुलेशन करना चाहें इसी में, तो ऑक्सीजन को हम लोग या तो KCl के साथ या KClO3 के साथ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम फिर से लिखे हो एन फैक्टर इनटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KClO3 इक्वल टू एन फैक्टर इनटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो एन फैक्टर KClO3 का कितना था, ऑक्सीजन के साथ में एन फैक्टर कितना हो रहा था, क्योंकि ऑक्सीजन का मोलर रेशियो कितना था, 3 था, इसलिए इसका ऑक्सीजन के साथ में KClO3 का एन फैक्टर कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो गया था 2, लेकिन यहाँ पे क्या होगा 3,
क्योंकि ऑक्सीजन का जो मोलर रेशियो होगा वो n फैक्टर यहाँ पे KClO3 का होगा, तो 3 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KClO3 हमने लिखा। और यहाँ पे KClO3 का, ये KClO3 का मोलर रेशियो कितना था, 2 था, तो वो हो जाएगा n फैक्टर ऑफ ऑक्सीजन। तो ये जो 2 था, इसका जो 2 मोलर रेशियो था, मोलर रेशियो इसका जो 2 था वो हो जाएगा ऑक्सीजन के लिए n फैक्टर, तो इसलिए हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिए 2 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो अगर हमको क्या करना होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन निकालना होगा, तो हम लोग क्या कर लेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू क्या हो गया, 3/2, ये 3/2 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KClO3। अब अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KClO3 हम लोग को मालूम होगा तो हम लोग इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। और जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन हम लोग को मालूम हो जाएगा तो वेट ऑफ ऑक्सीजन निकालने के लिए इजी हो गया हमारे पास फॉर्मूला, क्योंकि वेट क्या होता है कि मोल इंटू मॉलिक्यूलर वेट, मोल इंटू मॉलिक्यूलर वेट, नंबर ऑफ मोल्स इंटू मॉलिक्यूलर वेट। तो इस तरह से हम लोग वेट निकाल सकते हैं। तो मास रिलेशनशिप का प्रॉब्लम भी हम लोग इससे आसानी से सॉल्व कर पाएंगे।